Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की क्लास में हम क्लास 10th का इंग्लिश की जो बुक है उसका पार्ट 2 जो है उसके चैप्टर 4 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है क्वालिटी। और क्वालिटी का मतलब आपको तो पता ही है, एक विशेषता होती है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर किस विशेषता के बारे में हमारा लेखक जो है इसके चैप्टर का, जॉन गेल्सवर्थी, वो बताना चाहते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में डीप में। ठीक है, तो उससे पहले इस चैप्टर का जो जॉन गेल्सवर्थी राइटर हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जॉन गेल्सवर्थी, एजुकेटेड एट हॉरो, बिगिन टू राइट एट द एज ऑफ 28 फॉर हिज ओन अम्यूज़मेंट। मतलब जो जॉन गेल्सवर्थी थे ना, वो हैरो में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और वो अपनी मनोरंजक कहानियाँ 28 वर्ष की आयु से लिखने लगे थे। अम्यूज़मेंट मतलब मनोरंजक, है ना। अब आए ही कंसिडर्ड द आइलैंड फेरिसेस वॉज हिज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। और उनका जो पहला कह सकते हैं पहली महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी वो 1904 में द आइलैंड, है ना, आइलैंड फेरिसेस के नाम से आई थी, जो कि उनके लिए एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना। फिर एज ए नोवेलिस्ट गेल्सवर्थी इज चीफली नोन फॉर इज द फॉर्सिट सागा, है ना। द फॉर्सिट सागा कहने का मतलब है कि द फॉर्सिट सागा के लिए वो गेल्सवर्थी जो थे काफ़ी प्रसिद्ध हुए, बहुत उनका नाम हुआ इस मतलब लेखक इस लेखन से, है ना। He wrote a considerable number of novels, short stories and plays। मतलब उन्होंने बहुत सारी मतलब नंबर ऑफ नॉवेल्स, बहुत सारे उपन्यास लिखे, छोटी छोटी लघु कहानियाँ लिखी और साथ ही साथ बहुत सारे नाटकों का भी मतलब लिखा था उन्होंने। फिर his works often deal with specific social grievances such as the double standard of justice as applied to the upper and lower classes। यानी कि उच्च और निम्न वर्ण के लोगों के, है ना, अपने काम में न्याय दिलाने का उनका सामाजिक योगदान रहा, उन सब चीज़ों में उनका भी, है ना। अब चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं आखिर किस चीज़ की क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि इसके चैप्टर सारे ही ऐसे बड़े बड़े हैं। तो आइए जानते हैं। लिखा है, I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots, inhabiting with his elder brother two little shops let into one in a smaller by street, now no more, but then most fashionably placed in the West End। देखिए, मैं लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगा, मैं अब थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो मैं इसको समराइज करके चलूँगा और कुछ वर्ड्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं जो वर्ड मीनिंग्स आपको टफ लगे। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मतलब ये जो लेखक है वो बोलते हैं कि मैं उनको, है ना, मैं उन्हें अपने माई एक्सट्रीम यूथ, जब मैं जवान हुआ करता था, जब मैं युवा अवस्था में था, तो मैं अपने जवानी की दिनों से ही उन्हें जानता था, क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाते थे, है ना। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था, इनहेबिटिंग विद हिज एल्डर ब्रदर। किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ? एक मोची के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था और उसके 2 दुकानें थीं जो कि एक में ही मर्ज थी, है ना, एक साथ थी। इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में थी। नाउ नो मोर, जो कि अब नहीं है ना। बट देन मोस्ट फैशनेबली प्लेस्ड इन द वेस्ट इंड। वेस्ट इंड एक मतलब जगह था लंदन में, तो वही कहा जा रहा है कि वहाँ की फेमस दुकानों में से एक थी। मतलब वहाँ की जो फैशनेबल दुकानें थीं वहाँ पे ये दुकान हुआ करती थी, जिसके बारे में लेखक चर्चा कर रहा है। फिर है कि द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि विशेषताएँ, है ना। जो दुकान थी ना उसकी कुछ अपनी विशेषता थी। अब भाई क्या थी वो देखते हैं। There was no sign upon its face other than his own name of Gessler Brothers। मतलब कि उनके दुकान पे कोई चिन्ह नहीं था, है ना, कोई साइन नहीं था, साइन बोर्ड टाइप का नहीं था, बस उनकी दुकान पर लिखा हुआ था गेज़लर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। उनकी दुकान की जो खिड़की थी ना उस पर कुछ जोड़ी जूते लटक रहे होते थे। He made only what was ordered।
मतलब जो उन्हें ऑर्डर मिलता था ना उसी टाइप के जूते वो बनाया करते थे. एंड इट सीम्ड सो inconceivable inconceivable that only what he made could ever have failed to fit. कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखा है, he made only what was ordered, जो उन्हें ऑर्डर मिलता था वही बनाया करते थे. और ये भी बात थी ना कि वो जो जूते बनाते थे ना वो शायद ही कभी फेल होते थे फिट होने में. मतलब उनके जूते बनाए हुए जो थे वो कभी फिट होने के में फेल होते ही नहीं थे, हमेशा फिट होते थे अच्छे से. यही कहना चाह रहा लेखक. तो आई वॉज प्रोमोटेड टू हिम एट द एज ऑफ 14, यानी कि मुझे 14 साल की अवस्था में जब मैं था उसी समय मैं उनसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ, उनकी मतलब इस कला को देखकर. टू मेक बूट्स, सच बूट्स as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. कहने का मतलब है कि उस समय जो जूते बनाते थे वो, और ऐसे जूते बनाना जैसे वो बनाता था, है ना, उस समय और आज भी मुझे वह रहस्यमय लगता है और मुझे आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है. मतलब लेखक जो है ये चकित है इस चीज़ को लेकर कि वो बहुत ही अनोखी टाइप के जूते बनाता था कि वो कभी भी जिसके नाप के जूते बना रहा है वो हमेशा फिट होंगे ही होंगे. तो इस बात से वो बहुत रहस्यमय तरीके से लेखक को ऐसा प्रतीत होता था, लगता था कि आखिर ये बनाता कैसे, है ना. आगे देखते हैं. आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. मतलब एक बार जवानी के दिनों में मैं अपने पैर उसकी ओर बढ़ाते हुए जो मैंने कहा था मुझे अच्छी तरीके से याद है. क्या कहा था भाई लेखक ने? Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? यानी जो जूते वाला था वो तो गेज़लर ब्रदर्स थे ना. तो लेखक ने बोला था क्या आपको यह कार्य बहुत कठिन नहीं लगता क्या मिस्टर गेज़लर? एंड हिज आंसर गिवन विथ अ सर्टेन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्ट. देखिए एक और बात बता दूं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको लिखे हुए मिलेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे अच्छे से. तो इस चैप्टर के एंड में वो सारे वर्ड्स को नंबर बाय, जैसे ये लिखा है ना इट्स एन आर्ट, ये पढ़ा नहीं जा रहा, थोड़ा अलग लैंग्वेज में है, स्लैंग में है, तो वहाँ पे नंबरिंग की गई, जैसे 2 लिखा हुआ है. तो आप अगर जानना चाहें कि आखिर ये लिखा क्या हुआ है तो आप इस चैप्टर के लास्ट में जो इन वर्ड्स को इलस्ट्रेट किया गया, समझाया गया, उसको रेफ़र कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि इट इज़ एन आर्ट, इसको क्या पढ़ेंगे वो दिखाता हूँ. देखिए नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा 2 नंबर था ना, हमने देखा था, तो 2 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए लिखा है ना, एंड नोट्स में लिखा है इट इज़ एन आर्ट. 32 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा. तो ऐसे करके आप सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा था उसके बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना. देखिए तो कहा जा रहा है मिस्टर गेज़लर से उसने पूछा कि क्या आपको यह काम कठिन नहीं लगता? तो मिस्टर गेज़लर ने जवाब दिया बहुत ही प्यार भरे इस मुस्कान के साथ, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, मतलब उनकी दाढ़ी जो लाल थी तो उसी मतलब उसमें से उनकी मुस्कान दिखती है और वो बोलते हैं इट्स एन आर्ट, मतलब ये एक कला है. तो इस तरीके से इसमें कठिनाई नहीं होती है काम करने में. फिर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, having something beyond the temporary, some as it were essence of boot stitched into them. कहने का मतलब है कि it was not possible to go to him very often, मतलब very often मतलब प्रायः, मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं था कि हमें बार बार उनके दुकान पे जाने की नौबत आए. क्यों, ऐसा क्यों था? His boot lasted terribly, उसकी दुकान मतलब उसके जो जूते थे ना वो इतने दिनों तक चलते थे भाई कि आदमी क्यों जाएगा कोई उसके दुकान पे दोबारा, है ना. हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी चीज़ तो उसकी होती ही नहीं थी. तो वो ऐसी जूते सीलता था दुकान जो मिस्टर गेज़लर था कि उस पर दुकान पे जाने का मौका दोबारा मिलता नहीं था. और एज इट वो एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच इनटू देम, एसेंस मतलब सारी चीज़ें होती है ना, है ना, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब सार, इस कहानी का सार क्या है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसमें थी तो उन सब को एसेंस बोलते हैं. वैसे ही यहाँ बोला जा रहा है एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू देम, मतलब कोई ऐसा जूता बनाता था वो कि उस जूते में हर एक चीज़ अच्छी तरीके से पर्याप्त मात्रा में लगाई जाती थी कि उसकी मतलब वो फटती नहीं थी, कह लो, ऐसे मान लो आप. ठीक है ना. चलिए अब आगे देखते हैं. वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स इन द मूड ऑफ प्लीज सर्व मी एंड लेट मी गो, but restfully, as one enters his church
and sitting on the single wooden chair waited, for there was never anybody there. देखिए इसका मतलब क्या है ये जानते हैं. One went in कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति, ये बताया जा रहा है, एक मतलब आपके सामने भी बात रखी जा रही है, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अगर किसी दुकान में जाता है तो कुछ लोग इस टाइप के होते हैं कि नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप इन द मूड ऑफ प्लीज सर्व मी एंड लेट मी गो. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कृपया करके मुझे सामान दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरा सामान हो गया, अब मैं जाता हूँ. ऐसा होता है ना कि वो बहुत जल्दी में होते हैं कहने का मतलब. तो वैसा सीन इस दुकान पे नहीं था. तो वहाँ पे आपको जाके शांति से बैठना पड़ता था, आराम से वहाँ पर बैठना पड़ता था. जैसे कि कोई इंसान चर्च में जाता है तो बैठता है, वहाँ पे लकड़ी की चेयर होती है, वहाँ बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है ना, प्रतीक्षा करता है ना. फिर उसके बाद से क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था ना, मतलब चर्च में तो कोई नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पे लोग वेट करते. वैसे ही इस दुकान पे था कि आपको वेट करना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि आप गए और दिखाइए मुझे ये चाहिए वो चाहिए और लेके चले गए, ऐसा सीन नहीं था यहाँ पे. ये बताया जा रहा है इस लाइन के द्वारा. आगे देखते हैं. Soon over the top edge of that sort of well, rather dark and smelling soothingly of leather, which formed the shop, there would be seen his face or that of his elder brother peering down. कहने का मतलब है कि वहाँ दुकान से ना चमड़े की गंध आती थी, है ना. और साथ ही साथ यही कहा जा रहा है कि विच फॉर्म द शॉप, यानी कि वहाँ वह या उसका बड़ा भाई का चेहरा नज़र आता था जो देखते रहता था कि फिर कर्कश भरी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, फिर जूतों की थपथपाने की आवाज़ आती थी. तो मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो दुकान थी ना वहाँ पे मतलब और हमेशा जो लेदर की स्मेल आती रहती थी, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपके परिदृश्य आपके सामने रखा जा रहा है. फिर बोला जा रहा है कि एक गटरल साउंड, देखिए 3 नंबर लिखा है ना, तो इसका भी मतलब होगा, तो आप नीचे जाके एंड नोट्स में देख सकते हैं कि गटरल का मतलब क्या है 3 नंबर में. तो ए गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, अ लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन विद स्लीव्स टर्न बैक, ब्लिंकिंग एज इफ awakened from some dreams of boots, or like an owl surprised in daylight and annoyed at this interruption. देखिए ये फिर से एक परिदृश्य आपको दिखाया जा रहा है कि आखिर जो ब्रदर गेजलर्स थे, क्या नाम था इनका, देखिए गेजलर्स, जो मिस्टर गेजलर थे वो आखिर दिखते कैसे थे और वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती रहती थी, जो ठक ठक की आवाज़ आती थी, है ना, जूतों की थपथपाने की आवाज़ आती थी. ठीक है, वहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई थी. और साथ ही में ये बताया जा रहा है कि वो कैसे दिखते थे, मिस्टर गेजलर जो थे वो कैसे दिखते थे. तो बोला जा रहा है कि ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट ए कोट, यानी कि बिना कोट के ही थोड़ा झुका हुआ और चमड़े का ही पेट बंद पहने हुए रहते थे, है ना. और साथ ही साथ जिसकी आस्तीन उल्टी हुई रहती थी. और साथ में आगे जो आते थे आंखें मिचकाते हुए सामने आते थे, मानो कोई स्वप्न से कोई इंसान जागा है और किसी तरह के अवरोध से चिढ़ गया है. तो ये सब चीज़ें उनके बारे में बताई जा रही हैं. देखिए फिर है एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेजलर. तो लेखक बोलता है कि उनसे पूछता है कि हे मिस्टर गेजलर, सब कुशल मंगल तो है. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए कुछ रशियन लेदर बूट्स का ऑर्डर ले सकते हैं. फिर है विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. कहने का मतलब है जब मैंने ये पूछा कि could you make me a pair of Russian leather boots, तो वो बिना कुछ जवाब दिए वो वहाँ से चले गए और मतलब दूसरी दुकान के दूसरे हिस्से में चले गए मेरी बात को सुनकर. एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, मैं उस लकड़ी के चेयर पे बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा और वहाँ की जो इंसेंस यानी कि जो महक आ रही थी, है ना, जो दुकान थी, चमड़े की जो दुर्गंध थी, वो सुगंध मैं लेते रहा. एक तरीके से सुगंध ही बोलो या दुर्गंध, आपको जिसको सबको अलग अलग लगता है. तो सून ही वुड कम बैक, थोड़ी देर में वो बाहर जल्दी आए, दोबारा मतलब वापस आए, होल्डिंग इन हिज थिन वेन्ड हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उनके हाथ में सुनहरा भूरा चमड़ा जूता पकड़ा हुआ था उन्होंने. विथ आइज फिक्सड ऑन इट ही वुड रिमार्क, अब उन्होंने उस पर आंखें जमाते हुए बोला, व्हाट ए ब्यूटिफुल बीच.
देखिए बार बार बता रहा हूँ कि ये जो लेखक है वो उनकी लैंग्वेज को उसी तरीके से यहाँ पर लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये इसका जो आप मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो भी नंबरिंग है इसके साथ, उस नंबरिंग के हेल्प से एंड नोट्स जाके नीचे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही 4 नंबर में आप जाके देखेंगे तो लिखा है व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, उसको इन्होंने 20 बोला यहाँ पे। तो वो जो मिस्टर गेज़लर थे वो बोलते हैं अपनी जूते को जो लेकर आए थे हाथ में, चमड़ा जो लेकर आए थे रेड कलर का, सॉरी गोल्ड ब्राउन कलर का, उसको देख के बोलते हैं वाओ ये कितना सुंदर है ना। फिर बोलते हैं व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन व्हेन डू यू वांट देम, है ना। तो मतलब जब मैं भी उसकी प्रशंसा करने लगा था, लेखक बोलते हैं कि जब मैं भी उसकी उस चमड़े की प्रशंसा करने लगा तो मिस्टर गेज़लर बोले पुनः, है ना, कि आप कब चाहते हैं, कब आपको चाहिए जूते, है ना। तो फिर एंड आई वुड आंसर, तो मैंने जवाब दिया ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, मतलब जल्द से जल्द जब भी आप मुझे रिटर्न कर दें, है ना, जितनी जल्दी आसान हो सके आपके लिए, ठीक है। एंड ही वुड सी टुमारो फॉर द नाइट। देखिए यहाँ पे फोर्ट नाइट लिखा है, फिर से थोड़ी अलग सी वर्ड मीनिंग है, लेकिन एक्चुअली होता है फोर्ट नाइट, FORTNIGST। इसका मतलब होता है पखवाड़ा, यानी पखवाड़ा मतलब 15 दिन, है ना। तो उन्होंने बोला कि टुमारो फोर्थ नाइट, यानी कि अगले पखवाड़े में, है ना, मतलब 15 दिनों के बाद आना, आपको ये जूते मिल जाएंगे। और इफ़ यू वेयर हिज एल्डर ब्रदर, इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। देखिए कैसे लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रदर है, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि अगर यदि उसका भाई वहाँ होता तो कहता कि मैं अपने भाई से पूछूंगा, ऐसा वो करते थे। फिर आगे देखिए, देन आई वुड मर्मर मतलब भनभनाना, मन में ही बोलना कि थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेज़लर, मतलब फिर उन्होंने क्या हुआ, धीरे से कहा, लेखक ने धीरे से कहा धन्यवाद, नमस्कार मिस्टर गेज़लर, गुड मॉर्निंग। ये मिस्टर गेज़लर रिप्लाई में बोलता है गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अभी भी उसके हाथ में लेदर दिख रहा था। And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers restoring him up the stairs to his dreams of boots. और जैसे ही मैं मतलब वहाँ से निकला, है ना, उसके बाद जो ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता हूँ मुझे जूतों की सीढ़ियों पर रखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है ना। फिर है कि I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Geßler, है ना, that last pair of boots cracked, you know. कहने का मतलब है कि मुझे वो दिन भूला नहीं जाता है जिस दिन मुझे उन्हें ये कहने का मौका मिला। लेखक कह रहा है ना कि मिस्टर गेज़लर, आपने जो लास्ट वाले जो जोड़ी के जूते दिए थे ना, अंतिम जोड़ी जो जूते दिए थे ना, वो चरमरा गई, क्रैक हो गया, यानी कि टूट गई, फट गई। क्या आपको पता है, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जो मिस्टर गेज़लर थे उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, I should not have Greeked. कहने का मतलब है, इसको हम देखते हैं अभी एंड नोट्स में क्या लिखा है, एक बार चलते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है इट शुड नॉट हैव क्रैक्ड, कहने का मतलब क्या है कि वो टूटे नहीं होंगे, ये बोल रहा है मिस्टर गेज़लर। फिर लेखक बोलता है कि इट डिड एंड आई एम अफ्रेड, मतलब लेखक बोलता है नहीं मुझे विश्वास है कि ऐसा ही हुआ है, ठीक है ना। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ। देखिए इसका मतलब होगा यू गॉट देम वेट, ये वेट नहीं है, WET, वेट मतलब गीला। तो वो बोलता है कि जो गेज़लर थे वो बोलते थे यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, मतलब आपने उसको भिगो दिया होगा, मुझे ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना, वो गेज़लर बोलता है, तभी धो दिया होगा, गीला कर दिया होगा, इसीलिए वो थोड़ा मतलब टूट गया हो सकता है। फिर at that he lowered his eye as if hunting for memory of those boots and I felt sorry I had mentioned this grave thing. फिर इस पर उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, मानो ऐसा लग रहा हो कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है, और मुझे दुख हुआ कि मैंने इतनी गंभीर बातें उसे कह दी क्योंकि उसको बुरा लगा था। फिर send them back, यानी कि send them back, he said I will look at them, मतलब उसने कहा कि उसे फिर लौटा दीजिए, मैं उन जूतों को देख लूँगा। जोम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, है ना, उसने कहा और धीरे से कहता गया कि फिर बोलता गया कि आर दोज बूट्स, जो बूट्स लिखा है, दोज बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, बर्थ मतलब शुरू से ही। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम ऑफ योर बिल, मतलब कहने का मतलब है कि वे जूते शुरू से ही ठीक नहीं थे,
अगर मैं उसको ठीक नहीं कर सका ना तो आपके बिल से उतने पैसे घटा दूंगा। यही बात वो कहना चाह रहा था। फिर वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फॉर्म। कहने का मतलब है एक बार की बात है जब लेखक जो है बिना कुछ सोचे समझे उसकी दुकान में घुस गया और उस समय वो कुछ दूसरी दुकान से इमरजेंसी में उसने किसी दूसरी जूते की दुकान से जूते खरीद लिए थे जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी। उस दुकान से उसने जूते खरीद लिए थे और फिर उसके बाद वो उस जूते की दुकान में गया, इस गेज़लर की दुकान में, और वो बोला ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी। मतलब वो ऑर्डर देने गया था, जो लेखक है वो ऑर्डर देने गया था, तो वही बोल रहा है कि ही टुक माई ऑर्डर, मतलब जो गेज़लर थे उन्होंने उसका ऑर्डर ले लिया विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आई पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। मतलब जो मिस्टर गेज़लर थे उन्होंने ऑर्डर तो ले लिया इसका, लेकिन उसकी जो निगाहें थी वो जो लेखक है उसके जूतों की तरफ थी और वो देख रहा था कि अच्छा क्वालिटी का जूता नहीं है। और एट लास्ट उसने बोला, मिस्टर गेज़लर ने क्या बोला देखते हैं, दोज आर नॉट माई बूट्स, है ना, मतलब दोज आर नॉट माई बूट्स, यानी कि जो वो जूते मेरे नहीं हैं, गेज़लर बोला। फिर क्या है कि द टोन वॉज नॉट ऑफ वन ऑफ एंगर, मतलब जो जिस शैली में उसने बोला मिस्टर गेज़लर ने वो जहाँ कुछ गुस्से वाला नहीं था। नॉर ऑफ सॉरो, ना ही वो दुखित मन से बोला। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो असंतोष जान पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं था। फिर बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उस शांत भाव से जो कुछ भी उसने कहा उसने लेखक के रक्त को जमा दिया, है ना। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड pressed a finger on the place where the left boot, endeavoring to be fashionable, was not quite comfortable। यानी कि वह मतलब अपनी उंगली को, है ना, उस बाएं पैर के जूते पर रखा जो फैशनेबल था जूता, और बोला कि यार ये जूते ना आरामदायक नहीं होते। तो फिर आगे बोलता है इट हर्ट्स यू देयर, मतलब ये बोला है ना, इसका मतलब है इट हर्ट्स यू देयर ही शेड। मतलब लेखक वो मिस्टर गेज़लर ने बोला आपको यहाँ पे थोड़ा कष्ट होता होगा इससे, है ना। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि जो बड़े विज्ञापन वाले जो दुकानें होते हैं ना, है ना, उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। मतलब अब एक बार उसको मौका तो मिला था, वो कभी मतलब लेखक ने कभी ऐसा सुना नहीं था उस मिस्टर गेज़लर से कि ऐसे बोलते हुए उसके बिज़नेस के बारे में कि उसको कितना दुख होता है, कितनी दिक्कत होती है अपने जूतों को सिलने में और कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जब गेज़लर ने देखा कि सामने वाला इंसान जो इसके यहाँ से जूते ले रहा है, ऑर्डर भी ले रहा है और जूते कहीं और के पहना हुआ है, तो अपनी सारी भड़ास निकालने लगा, है ना। तो वही बोला रहा है बिटरली, मतलब कड़वाहट के साथ सारी बातें अब उधर उगड़ने लगा। फिर क्या था, इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज स्टेट। वही बात है कि अपनी बिजनेस की जो भी परेशानियां थी वो सारी चीज़ें, वो सारी शर्तें वो लेखक के सामने मतलब बोलने लगा, ठीक है ना। फिर क्या था, दे गेट इट ऑल ही सेड, मतलब गेज़लर अभी बोले ही जा रहा था, दे गेट इट ऑल, मतलब वे सब कुछ कर लेते हैं। फिर आगे लिखा है कि दे गेट इट बाई एडवर्टीजमेंट नॉट बाई वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, आई it goes to this presently I have no work, every year gets less, you will see, and looking at his lined face I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard। कहने का मतलब है कि वो सारी चीज़ें बताया जा रहा था जो गेज़लर था कि वे लोग सब कुछ कर लेते हैं, वे लोग विज्ञापन द्वारा सब कुछ पा लेते हैं, काम उनका कुछ मतलब उनका अच्छा नहीं रहता है, वे लोग हम लोगों के यहाँ से जूते ले जाते हैं और जो हमारे जूतों को लोग पसंद करते हैं उसी को वो बेच देते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस समय मुझे कोई काम नहीं है ना। और प्रतिवर्ष ये बोल रहा था कि प्रतिवर्ष काम कम होता जा रहा है, और इसके सिकुड़े रेखांकन, अब लेखक जो है वो बोल रहा है कि जो मिस्टर गेज़लर थे ना उनके चेहरे पर सिकुड़े हुए रेखांकित चेहरे पर उन्होंने ऐसा भाव देखा ना लेखक ने कि वो पहले कभी नहीं देखा था। वो उसके जो चेहरा था वो ये साफ साफ बता रहा था कि
कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना कटु अनुभव उन्होंने उस लाल दाढ़ी पर, पके बाल पर नजर आ रहे थे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, है ना। तो ये बोल रहा है कि मुझे जहाँ तक हो सका मैंने उसे बताया कि उन अशुभ जूतों की क्या परिस्थितियाँ हैं। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स। मतलब बोला जा रहा है कि उसकी आकृति और आवाज़ ने मेरे दिल पर इतना प्रभाव डाला कि अगले कुछ ही मिनटों में लेखक ने बहुत सारे जूतों की डिमांड कर दी। दे लास्टेड मोर टेरिबली देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल कंसिस्टेंशियसली टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। मतलब लेखक ने इतने जूतों की डिमांड कर दी कि वो बहुत दिनों तक चले और करीब 2 वर्षों तक लेखक को उसके पास जाने का मौका नहीं मिला। When at last I went, I was surprised to find that outside one of the 2 little windows of his shop, another name was painted, also that of a bootmaker। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अंत में वो वहाँ गया था लेखक, तो मैंने देखा, लेखक बोल रहा है कि उसकी दुकान की 2 खिड़कियों में से एक पर दूसरा नाम छपा था और वो पहले से ज़्यादा लंबा था। ठीक है ना, एंड इट वॉज लॉन्गर देन यूजुअल, है ना। 2 बिफोर ए फेस पियर डाउन एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बिगन। मतलब एक चेहरा मेरी ओर देखना और फिर जूतों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसा कि अक्सर होता था। एट लास्ट ही स्टूड बिफोर मी एंड गेजिंग थ्रू दोज रस्टी आयरन स्पेक्टिकल्स। मतलब लेखक बोलता है कि अंत में वो मेरे तरफ खड़े होके अपने जंग लगे जो चश्मे थे, लोहे के चश्मे थे, उससे वो लेखक की तरफ निहारता रहा और बोला कि मिस्टर इजंट इट, यानी कि मिस्टर गेज़लर, कि मिस्टर यह वही है ना। मिस्टर गेज़लर आई स्टैमर्ड। मतलब लेखक लड़खड़ाते हुए बोला, हाँ मिस्टर गेज़लर, बट योर बूट्स आर रियली टू गुड यू नो, कि आपके जूते तो बहुत अच्छे हैं, आपको पता है। सी दिस आर क्वाइट डिसेंट स्टिल, अभी भी देखो कितने अच्छे हैं ये। आई स्ट्रेच्ड आउट टू हिम माई फुट, ही लुक्ड एट इट। मतलब लेखक ने अपने पैर को ऐसे फैला के बोला, देखिए कितने अच्छे हैं, अभी तक कितने अच्छे हैं। फिर यस, गेज़लर ने बोला, यस पीपल डू नॉट वॉन्ट गुड बूट्स इट सीम्स। मतलब बोला वो गेज़लर की लोगों को ये अच्छे बूट्स नहीं लगते। टू गेट अवे फ्रॉम हिज रिप्रोचफुल आइज एंड वॉइस आई हैस्टिली रिमार्क्ड व्हाट हैव यू डन टू योर शॉप। मतलब जो ये उसकी उलाहना भरी आंखों और उसकी आवाज़ से अलग हटने के लिए, है ना, लेखक ने तुरंत बोला कि आपने अपनी दुकान को क्या कर दिया है ना। फिर ही आंसर्ड क्वाइटली, इट वॉज टू एक्सपेंसिव, डू यू वॉन्ट सम बूट्स। मतलब लेखक गेज़लर ने बताया कि ये मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि वो बहुत महंगे थे, मतलब दुकान का किराया देना बहुत महंगा था, इसलिए मैंने ये हटा दिया। और वो पूछता है कि क्या आपको कुछ बूट्स चाहिए। तो लेखक, आई ऑर्डर 3 पेयर्स दो आई हैड ओनली वॉन्टेड 2 एंड क्विकली लेफ्ट। मतलब लेखक ने 2 के बजाय 3 ऑर्डर करे, 2 ही चाहिए थे लेकिन 3 ऑर्डर करे और वो वहाँ से चला गया तुरंत। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। मतलब बहुत महीनों के बाद उसके दुकान पे उसका जाना हुआ लेखक का। तो दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। और इस टाइम उसने देखा कि उसका बड़ा भाई था जो कि मतलब लेदर यानी चमड़े का व्यापार कर रहा था। वेल मिस्टर गेज़लर आई सेड हाउ आर यू, है ना। तो लेखक ने बोला, वेल मिस्टर गेज़लर आप कैसे हैं। तो ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, आई एम वेरी वेल। यानी कि वो जो गेज़लर था उसके नज़दीक आया और उसके तरफ झांक कर बोला, मतलब देखा। तो लेखक बोल रहा है कि आई एम वेरी वेल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरी दाढ़ी वगैरह आ रखी थी। ही सेड स्लोली, उसने बोला गेज़लर ने, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। उसने बोला कि अरे मेरे बड़ा भाई का डेथ हो गई, क्योंकि वो तो पहचानता नहीं था ना, बड़े भाई ने इसको देखा था। फिर क्या हुआ कि एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज एंड वन, एंड नेवर बिफोर had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." मतलब लेखक बोल रहा है कि जब वो नज़दीक आया ना तो उसको सचमुच लगा कि अरे वो तो वही है, लेकिन लगता था कि वो कितना पीला और कितना बूढ़ा हो गया है। इसके पहले उसने कभी अपने भाई का जिक्र नहीं किया था। तो फिर मैंने बहुत धीरे से कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत सदमा लगा, आई एम सॉरी। फिर आगे पढ़ते हैं। येस ही आंसर्ड, ही वॉज ए गुड मैन, ही मेड ए गुड बूट बट ही इज़ डेड। मतलब वो बोलता है कि हाँ मेरा भाई बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छे अच्छे जूते बनाता था, लेकिन वो अब नहीं रहा। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट
मतलब और वो ये बोलते हुए कि मेरा भाई मर गया, वो बहुत अच्छा जूते बनाता था, और ये बोलते हुए उसने अपने सिर पे, मतलब गेजलर के जो भाई था उसने अपने सिर पे ऐसे हाथ रखा और बताना चाह रहा था, इंडिकेट करना चाह रहा था कि मेरे भाई के भी बाल नहीं थे यहाँ पे। फिर आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मुझे उसके डेथ का कारण पता लगने लगा कि डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। फिर वो बोला डू यू वॉन्ट एनी बूट्स एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, यानी कि वो फिर से वो बोला कि आपको कोई जूते चाहिए, है ना, तो अपने हाथ में रखे जूतों को थाम कर कहता है ये बहुत सुंदर जोड़ा है। फिर आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वेर बेटर देन एवर, मतलब उसने लेखक ने बहुत सारे जूतों को ऑर्डर किया, भले ही उस जूतों को आने में बहुत टाइम लगा लेकिन वो पहले से भी बहुत ज़्यादा बेटर थे, अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, मतलब ये जल्दी टूटने वाले में से नहीं थे और मैं जल्द ही उसके बाद विदेश चला गया, लेखक ने बताया। फिर इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. कहने का मतलब है कि एक वर्ष से अधिक के बाद जब ये लेखक कहता है कि मैं फिर लंदन आया और मैं अपने पुराने मित्र की दुकान पर ही पहुंचा, है ना, पहले गया। मैं उसे 60 वर्ष उम्र का छोड़कर गया था और जब मैं लौटा तो लगता था कि वो विपत्ति के कारण थका मांदा 75 वर्ष का दिख रहा था, है ना। इस बार लगा कि वो मुझे शुरू में ही पहचाना ही नहीं, शुरू में ऐसा लगा कि उसने मुझे तो पहचाना ही नहीं क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा तो हुआ नहीं था लेकिन एक्चुअली में वो बूढ़ा प्रतीत हो रहा था। फिर डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उसने फिर से बोला कि आपको कोई जूते चाहिए, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ स्लैक टाइम, यानी कि मैं इसे जल्दी बना दूंगा, ये बहुत मंदा समय चल रहा है, स्लैक टाइम। आई आंसर्ड, मैंने बोला लेखक ने, प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मतलब मुझे हाँ मुझे जूते चाहिए, हर तरह के जूते चाहिए, ऐसा लेखक ने बोला। फिर आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाई वन आई ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. मतलब क्या हुआ कि जो वो जूते देकर, मतलब मैंने ऐसे जूते वहाँ छोड़ दिए थे जैसे बनकर एक साथ पहुँच गए। मतलब जब लेखक को वो सारे जूते मिले तो लेखक ने एक एक करके सब अपने पैरों में लगा कर देखा, आकार और फिटिंग में सारे मतलब पूरी तरीके से फिट आ रहे थे और बेहतरीन चमड़े उसमें लगे हुए थे जैसा पहले शायद कभी लगाया ही नहीं था उसने। और फिर लेखक जो है अपनी सीढ़ियों से उतरा और फिर उसने एक चेक लिखा और उसे पोस्ट कर दिया, मतलब चेक भरा और पोस्ट कर दिया। ए वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. यानी कि एक सप्ताह बाद जब लेखक यानी बोलता है कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था गलियों से तो हुआ क्या कि मैंने सोचा कि उस दुकान के पास चले, उस दुकान जहाँ पे बूट बनाया जाता था, और उन्हें बताऊँ कि मैं बूट जो थी कितने फिटिंग हो रही थी जिसकी। बट व्हेन आई केम, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे दुकान नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, वो वाली दुकान नहीं थी। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. मैं वहाँ पे जाके देखा तो मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि वहाँ पे जो दुकान थी उस दुकान में एक यंग इंसान बैठा था जो कि अंग्रेजी चेहरे लिए हुआ था, मतलब यंग था कह सकते हैं। तो उसने बोला, लेखक ने बोला, आई सेड, मतलब मैंने बोला, मिस्टर ग्रेजलर इन, क्या मिस्टर ग्रेजलर अंदर हैं? तो वो बोलता है कि नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर, मतलब मिस्टर गेजलर तो नहीं है लेकिन आप जो भी सेवा का मौका देंगे हम उसको ज़रूर करेंगे क्योंकि हमने दुकान ले ली है, मतलब दुकान खरीद ली है। फिर यस आई सेड बट मिस्टर गेजलर, उसने बोला कि हाँ, मैंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन मिस्टर गेजलर का क्या हुआ? तो वो कहता है ओह, ही आंसर डेड। तो मैंने बोला, उसने बोला कि वो तो मर चुके। तो मैंने बोला डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बोट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, मतलब मैं बोलता हूँ कि बट वो मर कैसे गए, मैंने तो पिछले ही वेडनेसडे को उनसे ये जूते लिए थे। ही सेड, उसने बोला पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, गुड गॉड, यानी कि उस बंदे ने बोला, वो जो यंग इंसान था दुकान पे, उसने बोला कि बेचारा
मतलब वो बूढ़ा इंसान, उसने अपने आप को भूख से मार डाला। हे भगवान, क्या होगा, है ना। आगे है कि स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, मतलब डॉक्टर ने, अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है वहाँ का जो यंग इंसान था वो बता रहा था कि डॉक्टर ने बोला है कि वो जो था भूख के मारे धीरे धीरे करके मर गया। अब ये सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो सब वहीं के उस यंग इंसान ने बताएगा इसे, कि यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे would keep the shop on, would not have a soul touch his boots except himself। मतलब वो बता रहा था कि जो इंसान था, वो जो मिस्टर गेज़लर था, वो इस तरीके से जूते बनाता था। मतलब वो बोलना चाह रहा था कि आपने देखा था ना कि वह किस तरह काम करता था, कैसे दुकान को रखता था। कोई भी आदमी, मतलब वो बताना चाह रहा है कि कोई भी आदमी जब आता था ना उसके पास, है ना, तो वो जो था उसके जूते को उसके सिवा छूना नहीं चाहता था, क्योंकि जब कभी उससे जूते की मांग की जाती थी तो उसे बहुत समय लगता था। When he got an order it took him such a time, इसलिए लोग उसके पास आते ही नहीं थे। People won't wait, people wait करना जानते ही नहीं थे। He lost everybody, इस तरीके से सभी लोगों को वो मतलब खोता गया, उसके कस्टमर जाते गए। And there he sit going on, I will say that for him not a man in London made a better boot। लेकिन लेखक तो बोलता है कि मैं बताना चाहूँगा कि लंदन में पूरा कोई ऐसा बूट वाला नहीं है जो ऐसा बूट बना सके। बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज। अब ये भी तो देखिए आप कि इस कंपटीशन भरे युग में उसने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं करी अपनी। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उसके जो लेदर होते थे वो भी सबसे बेस्ट होते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारी चीज़ें खुद ही करता था। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़। मतलब कहने का मतलब है कि जैसा कहा गया है ना, कि अब इसके अलावा आदमी क्या ही बोल सकता है। उसके आइडियाज़ थे, अब थॉट्स थे, अब आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बट स्टारवेशन यानी कि भूखमरी, दैट मे बी ए बिट फ्लॉरी एज अ सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट। यू सी आई यूज टू वॉच हिम, नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long I don't know. He regularly let his fire go out. He was his character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. कहने का मतलब है, जैसे कहा गया है, यह थोड़ा अलंकारिक हो सकता है, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि वह दिन रात जूतों के काम पर बैठा रहता था। मैं देखता रहता था ये सारी चीज़ें, खाने के लिए भी वह समय नहीं देता था, घर में एक पेनी भी नहीं थी, है ना, और सारा पैसा किराया और चमड़ों के लिए मतलब लगा रखा था उसने, चला जाता था। और मुझे पता नहीं, है ना, मुझे पता नहीं कि अब तक वो जीवित कैसे रह पाया। ठीक है, वो बराबर आग बुझने देता था। वो एक चरित्रवान इंसान था, लेकिन वो अच्छे ही जूते बनाता था। हाँ, वो अच्छे जूते बनाता था। देखिए, इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो क्वालिटी थी, है ना, विशेषता थी उस बंदे की, वो इतने अच्छे जूते बनाता था, उसके बावजूद वो भूखमरी का शिकार हुआ। इन द सेंस कि आप ये समझ सकते हैं कि आजकल क्वालिटी को लोग देखते हैं, लेकिन क्वालिटी के पीछे किस तरीके से मेहनत की जाती है वो चीज़ें नहीं समझ पाते। तो इस चैप्टर से इसी चीज़ पे चोट की गई है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं जल्द से जल्द क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।